हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि कंपनी लॉ क्यों पढ़ाया जाता है। कंपनी लॉ सिलेबस में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को कंपनी से रिलेटेड नॉलेज हो सके। आगे चलकर अगर स्टूडेंट्स कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उन्हें यह पता चल सके कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कंपनी का सारा प्रोसेस पता चल सके कैसे बनती है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, कौन से क्वेश्चन लॉन्ग में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी। एक कंपनी एक एसोसिएशन होती है जो कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन से मिलकर बनती है एंड जो इनकॉर्पोरेट होती है एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ कंट्री में जो लॉ चल रहा है उसके मुताबिक जो बनती है। तो नेक्स्ट इट कैन बी इनकॉर्पोरेट जो पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। एक कंपनी को एक लीगल पर्सन की तरह देखा जाता है जो कोई अपने मेंबर से अलग होती है। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो कि प्रॉफिट के मोटिव से बनाई जा सकती है, प्रॉफिट के मोटिव के बिना भी बनाई जा सकती है, जो कि डिस्टेंस कैरेक्टर होता है, जो सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो कि मेंबर से सेपरेट होती है एंड लाइबिलिटी से मेंबर लिमिटेड। इसके मेंबर्स की जो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अगर जो कि लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स ने जितने शेयर्स लिए हो उतनी उनकी लाइबिलिटीज होती है। एक कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, एक दूसरे किसी पर मुकदमा कर सकती है या इस पर कोई मुकदमा कर सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आती है इसकी डेफिनेशन। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है इस एक्ट के मुताबिक या फिर किसी भी प्रीवियस एक्ट के मुताबिक। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में डिफाइन की हुई है। तो नेक्स्ट ये सेपरेट लीगल एंटिटी आती है। तो ये क्वेश्चन जो 2, 3, 4 क्वेश्चन है ये जब मैं इसकी कंपनी के फीचर कराऊंगी तो इसमें कवर हो जाएंगे। तो मैं अभी 5th क्वेश्चन पर आती है जो कि डिफाइन कॉर्पोरेट विल है। जो सेपरेट लीगल एंटिटी जो फीचर है जो एक शील्ड की तरह काम करती है कंपनी की लाइबिलिटीज एंड जो इसके मेंबर्स की लाइबिलिटीज होती है इसके बीच। तो यहाँ पर कोर्ट ये देखता है कि जो कंपनी का जो बिजनेस है वो जो कंपनी जो प्रोविजन होता है उसके मुताबिक नहीं किया जा रहा और जो उसकी शील्ड होती है उसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज की जा रही है। तो यहाँ पर एनसीएलटी जो कहती है कि हेल्ड करती है कि शेयर होल्डर पर्सनली लायबल है वहाँ पर कंपनी के ऑब्लिगेशंस के लिए। बट एज पर द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर देखते हैं जो यहाँ पर कंपनी जो लाइबिलिटीज है वो लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज, जो कंपनी की लाइबिलिटीज होते हैं कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन लाइबिलिटीज के लिए एंड मेंबर्स विल नॉट बी लाइबल फॉर द कंपनीज डेट। बट कंपनीज के मेंबर उसके लिए लाइबल नहीं होते। जैसे कि हम जानते हैं कंपनी की डिस्टेंट एंटिटी होती है, इट हैज़ ए कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, उसकी अपने शेयर होल्डर से अलग पर्सनैलिटी होती है। दिस एक्ट एज ए विल बिटवीन द कंपनी एंड शेयर होल्डर कॉल्ड एज ए कॉर्पोरेट विल। ये जो विल होती है जो कंपनी एंड इस शेयर होल्डर के बीच एक पर्दे की तरह काम करती है तो इसको कॉर्पोरेट विल कहा जाता है। ये जो विल होती है जो प्रोटेक्ट करती है शेयर होल्डर फ्रॉम बीइंग पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट। ये जो विल होती है जो शेयर होल्डर को पर्सनली प्रोटेक्ट करती है कि वो कंपनीज के डेट एंड ऑब्लिगेशन की पर्सनली लायबल नहीं। तो यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी का आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो किसको कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील फॉर सिग्नेचर्स, उसको सिग्नेचर करने के लिए कॉमन सील होती है, ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। इन सभी को हम आगे एक्सप्लेन करूंगी। सिंस ए कॉर्पोरेट बॉडी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ, इज द क्रिएशन ऑफ लॉ मीन जो लॉ के द्वारा बनती है, इज ए कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि लॉ के द्वारा बनती है। इट इज नॉट अ ह्यूमन बींग, जो हम सभी की तरह ह्यूमन बींग नहीं होती, जो इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, जो लॉ के द्वारा ही आती है। इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। सो कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एबल टू एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोगों की तरह ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो जो वो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करते जो एक सिटीजन एंजॉय करता है। नेक्स्ट हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। फर्स्ट है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द एक्ट इज वेस्टेड विद द फीचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इसके कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। देयरफॉर बीइंग अ लीगल पर्सन इट इज कैपेबल ऑफ, एक लीगल पर्सन होती है
इसको जो लॉ के द्वारा बनती है और लॉ के द्वारा इसका एंड होता है। जो हम लोगों की तरह इसकी नेचुरल बर्थ नहीं होती, जो लॉ के द्वारा ही क्रिएट होती है। इट इज कैपेबल होल्डिंग प्रॉपर्टी, जो अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती है, उधार ले सकती है। एंड लैंड मनी, हैविंग ए बैंक अकाउंट एंड इज इनकॉम्पिटेंट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट होती है। एंड कैन शू एंड शुड इन इट्स वन नेम, इस पर कोई मुकदमा कर सकता है, इस पर भी कोई मुकदमा कर सकता है। एंड इन द सेम मैनर एज एन इंडिविजुअल, जिस तरह इंडिविजुअल के साथ होता है, जैसे इंडिविजुअल किसी पर मुकदमा कर सकता है, उस पर कोई मुकदमा कर सकता है। इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी अपने उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी उधार ले सकता है, वैसे ही इसके साथ होता है। द मेंबर ऑफ कंपनी आर कंसिडर्ड एज इट्स ओनर, जो कंपनी का मेंबर होते हैं वो इसके ओनर होते हैं। ए शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होते। शेयर होल्डर्स ने जितने शेयर्स होल्ड किए होते हैं, शेयर होल्डर सिर्फ उतने शेयर्स के लिए लाइबल होते हैं, कंपनी उनसे ज्यादा नहीं ले सकती। एवन इफ ही होल्ड वर्चुअली द इंटायर शेयर कैपिटल, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मेंबर इज लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर इन द कंपनी। जो मैंने पहले बताया, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी उतने तक की होती है जितने उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट की होती है। जो कि पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7% चाहिए, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 2%, एंड जो 1% कंपनी है उसमें एटलीस्ट 1% चाहिए। तो यहाँ पर इसकी सेकंड फीचर है कंपनी एज एन आर्टिफिशियल। कंपनी की हम लोगों की तरह नेचुरल बर्थ नहीं होती, जो लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट होती है। इट कम टू एक्सटेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के द्वारा बनती है, जो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के जो भी प्रोविजन है जो उसी के मुताबिक बनती है। और एनी अदर एग्जिस्टिंग चाहे उसके उसमें जो कोई हो रहा होता है। इट एक्ट थ्रू ह्यूमन बीइंग्स नेमली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो खुद कोई काम नहीं कर सकते, बट इसके काम के लिए ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो इसके काम को मैनेज करते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी के ब्रेन्स की तरह होते हैं, एंड ओनली ब्रेन्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ब्रेन्स की तरह होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में ब्रेन होता है, हम ब्रेन से कोई भी कुछ भी सोच सकते हैं। ये कंपनी की जो भी एक्टिविटी सोची जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही सोची जाती है। जो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी की तरह जो एक्ट करते हैं एजेंट्स एंड ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन द आइज लॉ की आइज में जो कंपनी को एक लीगल पर्सन कहा जाता है, जो कि किसी में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी पर मुकदमा कर सकती है या इस पर कोई मुकदमा कर सकता है। इसे आर्टिफिशियल पर्सन जो कि इनविजिबल है, इसको छुआ भी नहीं सकता, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कॉन्टेप्शन ऑफ लॉ, जो लॉ के द्वारा ही होती है। तो थर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी की जो फीचर होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर से इंडिपेंडेंट होती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, अपने नाम पर मुकदमा कॉन्टैक्ट कर सकती है, किस पर कोई मुकदमा कर सकता है, जो किस पर मुकदमा कर सकती है। शेयर होल्डर से होते हैं वो ज्वाइंट ओनर नहीं होते कंपनी के प्रॉपर्टी का। ये शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर कभी भी कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए पर्सनली लाइबल कभी नहीं होते। सिमिलरली नंबर ऑफ कंपनी आर नॉट एजेंट्स, जो मेंबर ऑफ कंपनीज होते हैं, कंपनी जो मेंबर होते हैं वो इसके एजेंट नहीं होते। देयर कैन बी कॉन्टैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड मेंबर, वो सिर्फ कंपनी के मेंबर्स एंड इससे कंपनी और मेंबर्स के बीच कॉन्टैक्ट होता है। एक क्रेडिटर ऑफ कंपनी इज नॉट अ क्रेडिटर ऑफ इट्स मेंबर, जो एक कंपनी का क्रेडिटर होता है वो उसके मेंबर्स का क्रेडिटर नहीं होता है। तो नेक्स्ट इसकी है सेपरेट प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट होती है अपने इसके मेंबर्स से। एक कंपनी बिंग जो कि लीगल पर्सन होती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है एंड अपने मेंबर से डिफरेंट होती है। इट इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। द मेंबर्स हैविंग नो अथॉरिटी टू यूज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ neither the company nor the directors. If the director will buy any property so one name, then the company is not responsible for the name. The company एक रियल पर्सन होते हैं in which all its property is vested, anybody which is controlled, managed and disposed of. No member can claim himself to be the owner of the company's property. कंपनी का कोई भी मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी को ब्लेम नहीं कर सकता कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है। और जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है वो जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है उस पर कंपनी ब्लेम नहीं करती कि जो मेरी प्रॉपर्टी है। जो कंपनी हैज अ नेशनलिटी एंड रेसिडेंस, ए कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कंपनी को इंडिया का सिटीजन नहीं कहा जाता।
It is established through judicial decision that a company cannot be citizen. It is a nationality, domicile and resident. ये इसका nationality होती है. A limited company is capable of having a domicile and its domicile is a place of its registration. इसकी domicile होती है जो इसके registration की place होती है, and a domicile is remaining some throughout its existence. जो कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होती है वो कंपनी की लाइबिलिटी से डिफरेंट होती है. शेयर होल्डर्स जनरली हैड लिमिटेड लाइबिलिटी. जहाँ शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है वहाँ पर सिर्फ शेयर होल्डर्स उतने तक ही लाइबल होते हैं जितने उन्होंने पेड नहीं किया है. कंपनी की लाइबिलिटी से लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है एज पर मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी के मेमोरेंडम के मुताबिक. Shareholders have no obligation toward a company once they have paid fully amount of the shares held by them. Shareholders की कोई obligation नहीं होती अगर वो full amount पे कर देते हैं. जिनका shareholders की कोई liability नहीं बनती जब shareholders full amount पे कर देता है जितना उसकी debt होता है. तो नेक्स्ट है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ए कंपनी इज ओन्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इज बॉडी टू मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो अफेयर होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा मैनेज किया जाता है जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं. मेंबर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसमें डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं उसके मेंबर को पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं होता. डायरेक्टर रिस्पेक्टिव नेम एज डायरेक्टर्स. शेयर होल्डर्स उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो वो जैसे कि किसी कंपनी के 100-200 शेयर होल्डर्स, काफ़ी शेयर होल्डर्स होते हैं तो वो सभी सीधे कंपनी के मैनेजमेंट में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते. तो इसके लिए डायरेक्टर्स उन्हें अपॉइंट किए होते हैं जो कि कंपनी के अफेयर को उनके बिहाफ पर देखते हैं. Ownership of a company is distributed among the shareholder while management is vested with the board of directors. ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की, और तो मैनेजमेंट उसकी देखते हैं वो डायरेक्टर देखते हैं. डायरेक्टर्स एक एजेंट होते हैं कंपनी के एंड शेयर होल्डर होते हैं रियल ओनर ऑफ द कंपनी. आई होप आई एम क्लियर अबाउट द टॉपिक. परपेचुअल सुसेशन. एक कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो हैविंग इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. हैंस डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट द एक्सटेंस ऑफ द कंपनी. जो कि इसके मेंबर्स की कोई डेथ हो जाती है, कोई मेंबर का कंगाल हो जाता है, किसी मेंबर की रिटायरमेंट हो जाती है, उसका इस कंपनी की होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कंपनी लगातार चलती रहती है. कंपनी एक नेचुरली, जैसे ह्यूमन व्यक्ति नेचुरल बर्थ से नहीं बनती वैसे ही कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और लॉ के द्वारा इसका एंड होता है वाइंडिंग अप के द्वारा. तो मेंबर में कम एंड गो आउट बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. मेंबर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं बट कंपनी लगातार चलती रहती है. इन अदर वर्ड्स लाइक ए नेचुरल पर्सन ए कंपनी नेवर डाइज. एक नेचुरल पर्सन की तरह इसकी डेथ नहीं होती क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग नेचुरली बर्थ से पैदा होता है और इसकी नेचुरली डेथ होती है. बट कंपनी एक लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और लॉ के द्वारा इसका एंड होता है. इट इज एन एंटिटी विद परपेचुअल सुसेशन जो निरंतर चलती रहती है. दिस मीन्स दैट कंपनी बीइंग एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स शेयरहोल्डर, अपने शेयरहोल्डर से अलग होती है. द लाइफ ऑफ कंपनी इज नॉट मेड बाय द लाइफ ऑफ एनी मेंबर. जो कंपनी की लाइफ होती है उसको इसकी मेंबर्स की लाइफ से मेड नहीं किया जा सकता. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लीस्ट मेंबर. वो अपनी मेंबर्स की लाइफ से इंडिपेंडेंट होती है. मेंबर आते रहते हैं और जाते रहते हैं बट द कंपनी कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन अनलेस इट इज बाउंड. बट कंपनी के जो ऑपरेशन होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं जब तक कि उसकी वाइंड अप नहीं हो जाती है. इसके एक एग्जाम्पल है, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी वर किल्ड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट द कंपनी वाज डीम्ड टू सर्वाइव. अगर कंपनी के सारे मेंबर एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो भी कंपनी चलती रहती है. इन सच ए केस द लीगल हायर्स ऑफ द डिक्रीज्ड शेयर होल्डर विल बिकम मेंबर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट. तो इस सिचुएशन में जो डिक्रीज शेयर होल्डर होता है उसका जो लीगल हायर्स होते हैं वो कंपनी का मेंबर बन जाते हैं कंपनी एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक. तो नेक्स्ट इसकी फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक कंपनी में देखा जाए तो शेयर फ्री ट्रांसफर होते हैं विच इज प्रोवाइड बाय द लॉ. बट अगर प्राइवेट कंपनी में देखा जाए तो वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए. तो यहाँ पर नेक्स्ट है कैपेसिटी टू इशू एंड बी इशूड. ए कंपनी बीइंग अ लीगल बॉडी कॉर्पोरेट कैन इशू एंड बी इशूड इन इट्स वन नेम. एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, लीगल बॉडी होती है
जिस पर कोई मुकदमा कर सकता है और जो किसी पर मुकदमा कर सकती है, जैसे ह्यूमन बींग्स की तरह। जैसे ह्यूमन बींग पर कोई मुकदमा कर सकता है, जीव किसी पर मुकदमा कर सकती है। आल लीगल प्रोसीजिंग अगेंस्ट अ कंपनी आर टू बी इंस्टीट्यूट इन इट्स नेम। सिमिलर कंपनी में बिंग एन एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन इट्स अवे नेम। ये जो कंपनी होती है ये मेंबर से अलग होती है, तो ये अपने मेंबर्स पर मुकदमा भी कर सकती है। तो नेक्स्ट, लिमिटेड पावर्स। दे आर टू मेन लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के दो लीगली डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी कैन नॉट बियॉन्ड द पावर स्टेट इन इट्स मेमोरेंडम एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की जो पावर होती है, कंपनी उसके बाहर रहकर काम नहीं कर सकती। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी सेट आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताए होते हैं, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया होता है, जिनके बाहर रहकर कंपनी काम नहीं कर सकती। इट रेगुलेट द पावर्स एंड प्रोवाइड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जो कंपनीज एंड पावर्स एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को बताते हैं कंपनीज का। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि डज नॉट डाई नेचुरल बर्थ। एक नेचुरल डेथ की तरह इसकी मौत नहीं होती। जनरल एक्सीडेंट्स ऑफ कंपनीज टर्मिनेटेड बाय मींस ऑफ वाइंडिंग, जो वाइंडिंग अप के द्वारा ही टर्मिनेट होती है। दिस आर डिफरेंट मूड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। कंपनी को वाइंड अप के डिफरेंट मूड होते हैं, जैसे कि वॉलंटरी वाइंडिंग और कंपल्सरी वाइंडिंग अप। However, to avoid winding up, something companies adopt strategies like reorganization, reconstruction, and amalgamation. Company as a citizen. A company is an artificial judicial person can hold property. एक कंपनी का आर्टिफिशियल जुडिकली पर्सन होती है जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, किस पर मुकदमा कर सकती है, किसको इस पर मुकदमा कर सकता है, एक नेचुरली पर्सन की तरह। बट एक नेचुरली पर्सन की तरह जो सिटीजन नहीं होती। इट डज नॉट एंजॉय अ फंडामेंटल राइट एज सिटीजन। जो एक सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट होते हैं वो उसके पास नहीं होते जनरली सिटीजन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। आई होप आपको जो अच्छे से समझाया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सिर्फ अगर नेक्स्ट ये लिखा डिफाइन द टर्म कंपनी, जो कि यहाँ था, जो कि आगे था डिफाइन द कंपनी, तो ये इसको कंबाइन करके डाल दिया। जो फीचर इसके कैरेक्टरिस्टिक तो हो गए हैं। तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन यही है। ये तीनों क्वेश्चन एक या बट घुमा फिरा के जरा से डाल दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के डाल दिया बट है वही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉर्पोरेट विल, व्हेन कैन इट विल बी लिफ्टेड। वैसे तो जो पहले हो गया था करवा देती हूँ, शॉर्ट में करा देती हूँ। जो सेपरेट लीगल एंटिटी की फीचर होती है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, जो कंपनीज की लायबिलिटी एंड इसके मेंबर्स की जो लायबिलिटीज होती है। जहाँ कोर्ट से डिटरमिन करता है कि कंपनी बिजनेस जो कंपनी एक्ट के प्रोविजन होते हैं उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, तो और कंपनी से उस शील्ड के जो उसको शील्ड प्रोवाइड की गई उसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है, तो एनसीएलटी कहती है कि शेयर होल्डर पर्सनली लायबल है कंपनी के ऑब्लिगेशन के लिए। बट अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी को देखते हैं तो कंपनीज की लायबिलिटीज जो आर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की लायबिलिटी होती है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की है, एंड मेंबर्स नहीं लायबल होते कंपनीज के डेट के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, तो वो हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप वो वॉच कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।